स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर वो बायोमेडिकल के लिए इंटरेस्टेड हो तो? हम लोग का कल्चर डिफरेंट है, हमें घर पे मेट्स की आदत है, हमें बाइक पे बेकरी तक जाने की आदत है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि यार अब खाने को नहीं है, भूख हमने एक बहुत बड़ा ना एक अपना बनाया हुआ है। ये एक आपका यूके के अंदर यूके की इंडस्ट्री में एंटर होने का एक अच्छा तरीका है। उसको लेने के लिए ना द बेस्ट थिंग इज जो आपको लगता है ना कि रेलेवेंट फर्म है, उसके पास जाओ, उनको बोलो कि मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। पॉइंट मेरा ये होगा कि विल पावर ये बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के अंदर अच्छी अडेप्टेबिलिटी बना सकते हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। चलो अच्छा एक चीज़ बताएं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है ये असल में है क्या? स्पेसिफिक जॉब क्या इसकी? जब एक चीज़ आपको दी जाती है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी है कि आपने उसके साथ क्या किया। यहाँ पे ना काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि देखो आपके पास ना ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है यूके से, दूसरा इसको एज अ करियर को यहाँ पे परस्यू करना चाहे तो उसका क्या स्कोप है कोई बायोमेडिकल इंजीनियर्स का आगे फ्यूचर में? या डेफिनेटली स्कोप है। मैं जो लोग आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं या आ चुके हैं, कहना चाहिए ऑपरेटिंग प्लान है वो बहुत डिफरेंट है यूके से। पाकिस्तान से या कहीं किसी और कंट्री से भी आना चाहता है यूके और उसको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई हेल्प चाहिए तो वो उस पर पोस्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक बंदा है जिसके फैमिली यहाँ पे आ गई एंड ही विलिंग टू डू समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करने को तैयार है, इंटर्नशिप भी कर लो, लेकिन उसके एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप? एंड ही वांट्स टू वर्क इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कि मेरे पास कोई चीज़ अगर दी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको आगे लोगों तक पहुँचाऊँ। सही बात। और यही एक मकसद था। अल्लाह ने एक वादा किया कि वो राज़िक है, जो खुदा यहाँ तक लेकर आया है तो खुदा आगे भी देगा। आप किसी लिए आसानी पैदा करें, बेसिकली आप अपने लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमेडिकल इंजीनियर्स का। तो अगर आप में से कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, चाहे बायोमेडिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपके लिए एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली यूके के अंदर। और आज हम उनसे बात करेंगे कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स का यूके में क्या स्कोप है, किस तरह वो जॉब ले सकते हैं, और अगर आप लोग स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं तो किस तरह आपको स्पॉन्सर मिल सकता है इस जॉब के अंदर। तो I'm going to welcome my guest, Mr. Muneeb. Sir, thank you so much for coming. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स है क्या? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के लिए। इट्स थैंक यू वेरी गुड कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है इंफॉर्मेशन शेयर करने की, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, और इस बात को आगे मज़ीद अपने कॉलीग्स में और जो लोग इस चीज़ को परसू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज पहुँचे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं 2008 में यूके मूव हुआ था और मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर, वहाँ से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था और वो फिनिश होते ही मैंने मास्टर्स का प्लान किया और मास्टर्स के लिए फिर मैं 2008 में यूके आया। वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से मास्टर्स किया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। मेरा उस टाइम कॉन्सेप्ट ये था कि एट द एंड ऑफ द डे सारे इक्विपमेंट, सारी बेसिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ही होगी, तो क्यों ना अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्प्रूव किया जाए। तो मास्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ये था कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्रूव हो सके, लेकिन स्टिल मेरा इरादा यही था कि मैं बायोमेडिकल के अंदर अपना करियर परसू करूं। फिर जब मास्टर्स फिनिश हुआ तो उस टाइम आपको याद हो तो 2008 ऑनवर्ड्स PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता था, आप शायद वापस आ गए। तो आप भी स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आए थे? जी जी, स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, नॉर्मल रूट, और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेके जॉब सर्च स्टार्ट करी और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गई। और अगेन आई थिंक आपके उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं मज़ीद डिटेल में आंसर कर सकता हूँ कि जॉब किस तरह मिली। अच्छा उससे पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपना मास्टर्स किया सारा इंजीनियरिंग में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बायोमेडिकल का आपको एक्सपीरियंस था कुछ या बिल्कुल भी नहीं था? अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। ओके, तो बायोमेडिकल का कैसे आपको पता चला? तो मेरे फादर जो थे वो सऊदीया में बिज़नेस करते थे उस टाइम के अंदर, और जब मेरा
यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो एज़ यूजुअल आप NED KU सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, और क्लियर उस टाइम आपको नहीं आइडिया होता कि आप किस फील्ड में जाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास इतना, एक तो हमारे थोड़ा कल्चर रिलेटेड भी है कि बहुत प्रेशर होता है, एजुकेशन इज एवरीथिंग, स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, एग्जैक्टली, कज़न ने ये बना था तो तुमने भी ये करना है, और उस वाले चीज़ें होती हैं, तो रेफरेंसेस बन जाते हैं ना, एग्जैक्टली एक मिसाल होती है, तो उसको देखते हुए वो मेरा हमेशा से था कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं। उस टाइम एक लहर आती है कि यार हर कोई IT कर रहा है, फिर हर कोई MBA कर रहा है, फिर वापस से एक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का जोर आया। तो खैर उस टाइम मेरे फादर ने बोला कि यार एक मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियरिंग होती है, और मैंने यहाँ पे सऊदीया में देखा है लोग हैं कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट पे काम करते हैं, तो अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उसको ट्राई करना। इत्तेफाक से मैं सर सैयद का भी प्रोस्पेक्टस लाया, उसको हमने देखा, तो उसमें मुझे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग नज़र आई। तो जब मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ी तो उसमें ये आइडिया हुआ कि यार ये तो वही लग रही है जो मुझे मेरे फादर बता रहे थे। तो फिर मैंने दोबारा फादर से बात करी, उनसे कंसल्ट करा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे यही लग रही है फील्ड। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी बना कि यार इट्स डिफरेंट, मतलब तब तक आप मास्टर्स कर चुके थे? नहीं, तब तक मैं बैचलर्स का, ये मैं बता रहा हूँ उस टाइम मैं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बैचलर्स ट्राई कर रहा था। बायोमेडिकल का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं? नहीं, मैंने डिग्री नहीं की बायोमेडिकल में। ओके, एग्जैक्टली, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ओके तो बैचलर्स का जो इरादा हुआ, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि वाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने यूँ चूज़ करी क्योंकि मुझे थोड़ी सी एक हिंट मिली फादर से, और फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, डिफरेंट लग रही है, मैंने शायद किसी से नहीं इतना सुना कि कोई कर रहा हो ये फील्ड, और एक ऐसी फील्ड थी कि जिसमें आपको थोड़ा मज़ीद कहना चाहिए ग्रोथ नज़र आ रही थी, और एक चार्म भी था, एक प्राइड भी था कि यार आई विल बी हेल्पिंग समवन, क्योंकि ये इक्विपमेंट आर सेविंग पेशेंट्स लाइफ्स एंड एवरीथिंग, तो वो एक फैक्टर भी था। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ, और फिर बायोमेडिकल में ही मतलब मैंने माइंड बनाया और बैचलर्स के लिए अप्लाई करा सर सैयद में, और उसके बाद जो है बैचलर स्टार्ट हो गया एज़ यूजुअल, 4 साल का बैचलर्स होता है। तो बैचलर्स कंप्लीट करते ही मैंने मतलब जॉब नहीं करी पाकिस्तान में, और सीधा मास्टर्स के लिए अप्लाई करा, और फिर सीधा इधर आ गए। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैरियर का मतलब वो स्टार्ट ही UK से हुआ है। ग्रेट, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ के आपको बायोमेडिकल की जॉब कैसे मिली? वो भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। आपको एज यूजुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सीनियर्स मिल जाते हैं। एक चीज़, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोगों को जॉब नहीं मिल रही, सही, या उनको शायद ढूंढना नहीं आ रही। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस रहा है? आपने भी PSW के बाद जॉब ली या उससे पहले ली? उससे पहले ली। अच्छा, PSW से पहले आपने जॉब ले ली थी, तो वो कैसे लिया आपने? देखिए 2-3 तरीके हैं, स्पेशली ये जॉब जो जनरलाइज कर सकता हूं, स्पॉन्सर्ड जॉब है ना, मतलब स्पॉन्सर वीजा को कहते हैं, Tier 2 वीजा जो होता है, वर्क परमिट। ओके जी, 2-3 तरीके हैं, और मैं उसको जनरलाइज इस तरीके से कर सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बायोमेडिकल फील्ड के हो, आप किसी भी फील्ड के हो। आप जो एक चीज़ अच्छी चीज़ है UK के अंदर, वो है इनके अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, ये लोग यहाँ पे इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, और ये एक आपका UK के अंदर UK की इंडस्ट्री में एंटर होने का एक अच्छा तरीका है। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं जो यहाँ पे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फाउंडेशन कोर्सेज कर रहे हैं नेसेसरीली। तो मतलब आफ्टर मास्टर्स डिग्री भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप अपनी एजुकेशन, हाँ अगर आपके पास बैचलर्स है, मास्टर्स है, तो ये एक हाई क्वालिफिकेशंस है। तो इसमें भी ग्रेजुएट स्कीम्स होती हैं काफ़ी कंपनीज की, जिसमें वो आपको हायर करेंगे, पे भी करेंगे, और वो 12 मंथ्स आपको ट्रेन करेंगे। उसके बाद आपको वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप सीखने को बहुत मिलता है। तो मेरा भी करियर इसी तरह से था कि मैंने एक जगह इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी, जो सिर्फ मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर करती थी, मुझे कोई पे नहीं मिल रही थी, लेकिन अगेन मुझे फील्ड में एंटर होना था, मुझे सीखना था, तो मैंने वो स्टेप लिया, स्टार्ट करा। और उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे जब वो मेरी CV के अंदर शामिल हो गया, मुझे हुआ कि यार ये मैं अब इतना एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी CV में लिख सकता हूँ। तो जब वो मैंने लिखा, उसकी बेसिस पे फिर जॉब अप्लाई करना शुरू की, एक्चुअल जॉब्स, और फिर सक्सेस मिला कि आपको जॉब ऑफर आ गई। कितना टाइम लगा आपको? साल, 6 महीने? नहीं,
4 महीने। 4 महीने जस्ट बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस था। हाँ। और वो कितना टाइम का एक्सपीरियंस आपने लिखा उसमें, कितने टाइम आपने वो काम मैंने सिर्फ 4 महीने करी थी इंटर्नशिप, मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ अगर आप कह लें, क्योंकि 4 मंथ में आपको कुछ इतना मिला तो नहीं है। और 4 मंथ आपने जॉब की सर्च की। एग्जैक्टली। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि देखो आपके पास में ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है यूके का। एग्जैक्टली। तो उसको लेने के लिए ना द बेस्ट थिंग इज जो आपको लगता है ना कि रेलेवेंट फर्म है उसके पास जाओ, उनको बोलो कि मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। सेम लाइक इंटर्नशिप ऑलमोस्ट फ्री होती है कि मैं फ्री करने के लिए तैयार हूँ। 90% लोग आपको फ्री नहीं रखेंगे, दे विल गिव यू समथिंग, कोई इंसेंटिव दे देंगे। अगर कोई फ्री भी रखता है ना, स्टिल यू हैव समथिंग टू राइट ऑन योर CV कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की मार्केट के अंदर उनको एक चीज़ चाहिए होती है कि करंटली अगला जो भी एप्लीकेंट है वो किसी रेलेवेंट फील्ड में बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो ये आपने भी मत इस चीज़ को सेकंड कर दिया कि यार मैंने भी ऐसे ही जॉब ली। ओह एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट रेज किया है, क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं या आ चुके हैं उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यूके में और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस में फ़र्क है। कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। हर काम आता है, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। तो यूके में ये चीज़ मैटर करती है कि वो यूके के एक्सपीरियंस को जो है वो मानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक पेड और एक बहुत अच्छी जॉब वाला एक्सपीरियंस हो, वो अगेन वो एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसको मतलब कोई चीज़ रेलेवेंट हो कि बंदा इनटू मार्केट है, इसको पता है कि मार्केट की क्या। उसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि सर्टनली बायोमेडिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जो उनका कहना चाहिए ऑपरेटिंग प्लान है वो बहुत डिफरेंट है यूके से। आप खुद इंजीनियरिंग से हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि जैसे यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस होती हैं इक्विपमेंट्स की, यहाँ पे रिपेयर के रिस्पॉन्स टाइम्स होते हैं, रिएक्टिव वर्क होता है, इंस्टॉलेशन का एक पूरा प्रोसीजर है, अकाउंटेबिलिटी है। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगेन कोई भी इक्विपमेंट आप उठा लें, स्पेशली मेडिकल डिवाइस, वो कहीं ना कहीं पेशेंट से लिंक है। वो तो बहुत सेंसिटिव है। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ठीक हो। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कल्चर मैंने देखा वो ये था कि सिर्फ रिपेयर पे काम था, कि जब ख़राब होगी तब फिक्स करेंगे। मेंटेनेंस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ शुरू से प्रॉब्लम मेंटेनेंस है ही नहीं पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली कुछ हॉस्पिटल्स थे जो इस प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अगेन मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स अभी भी शायद रिएक्टिव रिपेयर वर्क पे ही चल रहे हैं। तो ये एक बहुत फ़र्क था। तो अब अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपने 10 साल वहाँ काम किया हुआ है लेकिन आपको सिर्फ रिपेयर आती है, तो आप थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अब वहाँ पे रिपेयर होती है बोर्ड लेवल पे, सोल्डरिंग भी होती है, सारा कुछ होता है। यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। यहाँ पे आप सोल्डरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम वर्सेस मनी एक कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, पार्ट रिप्लेस कर देना या ये कि 2 घंटे बैठ के सोल्डरिंग करना। तो वो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को भी जहन में रखना होता है कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और अगेन थोड़ा सा अपना, हमारे अंदर थोड़ी ईगो भी है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी थोड़ा एक ज़रा कंट्रोल में रखनी होती है कि यार इट्स ओके, समटाइम्स यू हैव टू मेक अ स्टार्ट। और उसके लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो आपको आगे फ़ायदा देंगे, नो डाउट। क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक बंदा है जिसके फैमिली यहाँ पे आ गई एंड ही विलिंग टू डू समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करने को तैयार है, इंटर्नशिप भी कर ला, लेकिन उसके एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप? एंड ही वांट्स टू वर्क इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। उसको अगर एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसका अगेन उसको ये कंसिडर करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एक्सपेंसेस हैं क्या। नहीं, घर का रेंट जैसा आपको पता आजकल रेंट कितना एक्सपेंसिव हो गया जी, उसमें क्या करे वो? देखें, उसके लिए तो फिर मेरे हिसाब से अगर मैं उसकी जगह हूँगा तो मुझे एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी जिसकी बेसिस पे मैं अपने एक्सपेंसेस चला सकूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी यही था। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी मेरे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, और उन्हीं एक्सपेंसेस को मैं ख़र्च कर रहा था ट्रेनिंग में जाने के लिए, क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट थी, वहाँ जाते थे, रहते थे, लंच करते थे, सारा कुछ करते थे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। लेकिन अगेन इसमें एक लास्ट पॉइंट मेरा ये होगा कि विल पावर ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ आके थोड़ा उनके लिए कल्चरल शॉक भी होता है, क्योंकि हम लोग का कल्चर डिफरेंट है। हमें घर पे मेट्स की आदत है, हमें
बाइक पे बेकरी तक जाने की आदत है और हमें हर चीज़ जो है ना बड़ी प्लेट में रख के मिलती है। यहाँ आके यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, आपको, यू नो, क्लीनिंग से लेके घर की मेंटेनेंस सारा कुछ आपके अपने हाथ में है। तो ये चीज़ समटाइम्स कुछ लोगों के लिए मैंने देखा है कि थोड़ा शॉक भी होती है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज आपके पास वो विल पावर है और आप उस चीज़ के अंदर अच्छी अडेप्टेबिलिटी बना सकते हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। विल पावर तो आ जाती है, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि यार अब खाने को नहीं है, भूख हमने एक बहुत बड़ा ना एक अपना बनाया हुआ है कि यार भूख हो गई, अब खाना नहीं है। तो उसके अंदर बंदे बड़े कुछ डिट्रैक हो जाते हैं, वो हराम हलाल मिक्स कर देते हैं। वो भी है अनफॉर्चुनेटली। फिर हमारे यहाँ तो भाई शाम की चाय भी होती है और वो 4-4 खाने हैं। ये भी तो यहाँ के थोड़ा टाइम लगता है जब आप यहाँ के लाइफस्टाइल से थोड़ा यूज्ड टू होते हैं, विच इज़ गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट मिलते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो यार खौफ नहीं पैदा करो। जब अल्लाह ने वादा किया कि वो राज़िक है, जो खुदा यहाँ तक लेकर आया है उसने खुदा आगे भी देगा, और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो क्या हो गया, वापस चले जाना। और इस मामले में मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट वाले जो है ना वो बड़े बेहतरीन है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ना सबका एक माइंड सेट है कि हम यहाँ मेहमान हैं। सही, वहाँ कोई मिडिल ईस्ट में किसी बंदे को आप देख लें, ओनरशिप नहीं है, कोई वहाँ जाके ये नहीं कहता कि यार कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। सही बात है। सबको पता है हम टेम्प्रेरी बेसिस पे आए हुए हैं, प्रोफेशनल काम करेंगे, जा सकते हैं, काम किया बस काम करो। और इस मामले में मैंने देखा, और वो लोग ज़्यादा खर्चा भी बहुत करते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर वीज़े लेना, उसका और यूके के वीज़े लेना ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट है अगर देखा जाए तो। और वहाँ की लाइफ बहुत टफ भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करता है। मैं थोड़ा इससे शायद कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, सॉरी, लेकिन अगेन बंदे टू बंदा भी वेरी करता है। नहीं, मैंने खुद मिडिल ईस्ट में टाइम गुजारा तो है ना। सही, तो अगेन आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी विल पावर इज डिफरेंट टू एनीवन एल्स। क्योंकि फिर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जो सही स्पॉइल्ड थे मिडिल ईस्ट से आके, वो लोग यूके आ गए, लेकिन उनके लिए ऐसा शौक था कि नहीं, वो जो आप स्पॉइल की बात करें ना, मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर बच्चे स्पॉइल नहीं है, क्योंकि वो एक घर में पले हैं। वो उनकी ज़्यादातर सोशल सर्कल क्या होता है, नहीं वो चीज़ नहीं, दोस्त और सेलेक्टिव वो तो फिर सऊदी वाला कल्चर है ना कि वहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट को नहीं है तो आप घर के ही होते हैं। वो चीज़ नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लाइफस्टाइल की, क्योंकि अगेन वही वाली बात के यू नो अय्याशी वाले लाइफ। हाँ एग्जैक्टली, वो खाया पिया साफ सफाई सब मेजॉरिटी कुछ हो रहा है, वो मेजॉरिटी नहीं है, वो तो कॉल एक करी माइनॉरिटी, जैसे रोटियां आ गई और खाना आ गया, वो एक माइनॉरिटी है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो सेटलमेंट के लिए नहीं आते, वो डिफरेंट एक लोग हैं। मैं उनकी बात करूँ कि जो नॉर्मल हैं, जो पढ़ाई करके मेहनत करके अपने मैं उन्हीं की एग्जांपल। अच्छा, वो लोग हाँ यू वोंट बिलीव कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी जब वो यूके आए हैं, और वो वही लाइफस्टाइल के साथ यहाँ चलना चाहते थे, जो उनको बहुत परेशानी हुई है, बहुत मुश्किलें हुई हैं। चल ऐसे एक चीज़ बताएं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है ये असल में है क्या, स्पेसिफिक जॉब क्या है इसकी? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक स्पेसिफिक फील्ड है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स की और इंजीनियरिंग की, जो फोकस करती है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर। मेडिकल डिवाइसेस आपके हैं एक्सरे मशीन्स, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी मशीन्स, एक थर्मोमीटर से लेके सीटी स्कैनर तक, जितनी भी आप इक्विपमेंट देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल सेटिंग में, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। और हर हॉस्पिटल के अंदर, एटलीस्ट यूके के अंदर, मेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो ये हैंडल करते हैं। तो ये एनएचएस के डायरेक्ट अंडर है? जी, एनएचएस के अंदर भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, जो यूके के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके उनके पास भी हैं, और कुछ कंपनीज़ हैं जो एज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करती हैं इसके ऊपर। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते स्टाफ के ऊपर, तो आप वही कहना चाहिए आपका जो कॉस्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप दे सकते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर्स आते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स जो आके फील्ड सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो अच्छा स्कोप है यूके के अंदर, और मेडिकल फील्ड इट्सेल्फ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बूमिंग है। अनफॉर्चुनेटली जो आपको पता है एनएचएस के हालात हैं, उसके हिसाब से थोड़ी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इसकी ग्रोथ क्या है? एक बंदा मेडिकल इंजीनियर बनता है तो उसके बाद कौन कौन से लेवल्स हैं कि जिसमें वो अपने आप को करियर में प्रोग्रेस कर सकता है? मेडिकल इंजीनियर्स के मतलब एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर, साइट इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स चलते हैं, और अगेन ये एक
सर्टेन स्टैंडर्ड नहीं है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं. कुछ कंपनीज अपनी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं, कुछ NHS में अपने टाइटल्स चलते हैं, लेकिन एक जो बेसिक लेवल है उसमें टेक्नीशियंस होते हैं. फिर आप इंजीनियरिंग की तरफ आ जाते हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियर, सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर, फिर सुपरवाइज़र के बाद आप मैनेजर तक जा सकते हैं. और जब आप बायोमेडिकल इंजीनियर होते हैं उसके बाद से आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. तो आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं. जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं इसके बाकायदा स्पेशलिस्ट होते हैं जो फोकस ही उनका बेड्स होता है. इसी तरह MRI, CT स्कैन. बेड स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है? बेड स्पेशलिस्ट यानी जो डायलिसिस मशीन जिस तरह की आप कह रहे हैं. नहीं, हॉस्पिटल बेड्स. अच्छा, हॉस्पिटल बेड. हाँ, जो हॉस्पिटल बेड्स हैं. अच्छा, हॉस्पिटल की वो पेशेंट की बेड है. या अच्छा, वो पे आप लोग फिक्स करते हैं इंजीनियर्स? हाँ, वो भी एक मेडिकल डिवाइस है क्योंकि वो ऑटोमेटेड है. इट्स नॉट जस्ट अ बेड, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. एग्जैक्टली. उसमें आप पेशेंट के होते हुए आप CPR पोजीशंस में ला सकते हैं. काफ़ी ऑप्शंस आ गई हैं अब तो, काफ़ी एडवांस हो गए हैं बेड्स. तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर चाहिए होता है जो जिसका फोकस ही हो, तो ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट बेड्स. फिर इसी तरह MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एनेस्थीसिया मशीन्स, जो आपके हाई रिस्क डिवाइसेस हैं, इनके लिए ज़्यादातर स्पेशलिस्ट लोग प्रेफर करते हैं. तो उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है और आप एक ही कहना चाहिए डिवाइस के लिए फोकस कर रहे होते हैं, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है. ठीक है. अच्छा, दूसरा, इसको एज अ करियर को यहाँ पे परस्यू करना चाहे तो उसका क्या स्कोप है कोई बायोमेडिकल इंजीनियर्स का आगे फ्यूचर में? या डेफिनेटली स्कोप है, मैं रेकमेंड करूँगा. स्कोप अच्छा है UK के अंदर. आपको थोड़ा अगेन एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा. तो कोई ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए चाहिए? मिल जाती हैं जी, हो जाती हैं. वो उसका क्या प्रोसीजर है? सपोज एक मतलब मैं अगर करना चाह रहा हूँ या कोई भी बंदा XYZ वो करना चाहता है तो उसको क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड होगा? एलिजिबिलिटी क्या है इस चीज़ के लिए? इसके लिए 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया को आप अच्छे से यूज़ करें तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. तो सोशल मीडिया पे मेरा एक अपना फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है ब्लीप बायोमेड. ओके. तो उसकी जो एक कम्युनिटी है उसमें उसका काम ही है एक दूसरे की हेल्प करना, स्पेशली अराउंड बायोमेडिकल. तो अगर कोई पाकिस्तान से या कहीं किसी और कंट्री से भी आना चाहता है UK और उसको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो वो उस पर पोस्ट कर सकता है. और खाली मैं नहीं, जितने भी एक्सपीरियंस कॉलीग्स हैं हमारे UK के अंदर, हम इंशाल्लाह उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे. तो एक तरीका तो ये है कि थोड़ी गाइडेंस आपको मिल जाती है कि वो आपके पेज को फॉलो कर, मतलब ग्रुप है कोई उसमें जाके? ग्रुप है जी. ठीक है जी. क्या नाम है इसका? ब्लीप बायोमेड. ब्लीप बायोमेड. ठीक है. तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं ट्रेनिंग में. यहाँ हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना, NHS के अंदर सब की वेबसाइट्स हैं, आप NHS की वेबसाइट्स पे जाके डिपार्टमेंट्स निकाल सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप आए हैं रिसेंटली और आपने मास्टर्स भी कर लिया, अब आप जॉब और एक्सपीरियंस की सर्च में, तो आप वहाँ पे पोस्ट करके उनको ईमेल कर सकते हैं. ट्रेनिंग कहाँ से, मतलब गूगल में लिखेंगे ट्रेनिंग फॉर बायोमेडिकल इंजीनियर, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो NHS हॉस्पिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप आए हैं लेस्टर में, ठीक है. लेस्टर के अंदर NHS हॉस्पिटल होगा, सही. ठीक है. अब आप NHS हॉस्पिटल जो लेस्टर का है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अगर आप उसकी डिटेल्स देखें तो आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं और डिपार्टमेंट तक वो बात पहुँच सकती है कि आप एक ट्रेनी की तलाश में. एक ये तरीका है. आई थिंक रेफरेंसेस और आपकी जो कहना चाहिए कॉन्टैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत मैटर करते हैं. तो ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट्स, रेफरेंसेस बनाएं. देखिए, अब ये जो बिल्कुल नया है वो कैसे कॉन्टेक्स्ट बनाए? एक तो आपने बताया आपके ग्रुप के अंदर वो कर सकते हैं, ठीक है. बट इज सेकंड वे? सेकंड वे होता है जिस यूनिवर्सिटी में वो आ रहा है उस यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज होते हैं. ओके. आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं. लिंक्डइन को डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं. काफ़ी लड़के हैं जो लिंक्डइन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट में आ जाते हैं. कुछ हैं जो अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के हैं, तो मैं भी वहाँ का था, तो उसके लिंक के थ्रू, एलुमनाई के थ्रू आ जाते हैं. तो ये उनको जहन में रखना होगा कि किस तरह अप्रोच करना है इसको.
सीनियर्स होते हैं, अगेन पीछे पाकिस्तान से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपके कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, किसी के दोस्त का सुना होता है, किसी के सीनियर्स का सुना होता है, तो ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि समटाइम्स आप जब आ रहे होते हैं आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कॉन्टेक्स्ट की, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना, इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो एक हमारा स्टीरियोटाइप है ना कि यार पाकिस्तानी आपकी हेल्प नहीं करनी, पाकिस्तानी हेल्प सपोर्ट नहीं करते, तो जस्ट टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, बिल्कुल कि हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप में से किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए, तो आप हमारे पेज पे जाएं या कमेंट करें वीडियो के नीचे, तो कोई ना कोई जो भी रेलेवेंट फील्ड का बंदा होगा या मैं खुद उस पर आपको किसी न किसी से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका पर्पस ही हमारा यही है एब्सोल्युटली कि एक जैसे अल्लाह ने जो चीज़ मुझे दी आपको दी, इसे अल्लाह ने दी, हमने तो खुद अपने हाथ से कुछ पैदा नहीं किया। बिल्कुल। तो जब एक चीज़ आपको दी जाती है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी है कि आपने उसके साथ क्या किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये वन ऑफ द कह लें कि गाइडेंस अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह जिसको हिदायत दे कि उसको एहसास हो जाए कि यार कि मेरे पास कोई चीज़ अगर दी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको आगे लोगों तक पहुँचाऊँ। सही बात। और यही एक मकसद था कि मैंने कहा चलो इस प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें आप जैसे एक्सपर्ट को बुलाएं, और मैंने सेकेंडली आपसे भी चीज़ सीखी है कि मैं आपको बात बता दूं कि मुनीब भाई से मेरा रब्ता किस तरह हुआ कि मैं खुद उस वक्त जॉब ढूंढ रहा था जब मेरा इनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ, और इनकी सबसे बेहतरीन चीज़ यही थी कि सेम कॉन्सेप्ट के आगे लोगों की हेल्प करें विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, और इसीलिए अल्लाह ने उनको भी दिया है। और वही एक मेरे लिए भी इंस्पिरेशन था कि यार कि इस तरह के लोग, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और फिर हम आगे लोगों तक चीज़ें पहुंचाएं, तो लोगों के साथ आपका अपना भला होता है। आप किसी लिए आसानी पैदा करें, बेसिकली आप अपने लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। तो अगेन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे आपने मेरी एक गाइडेंस मतलब गाइड किया। डेफिनेटली आई थिंक आप वही वाली बात के इनिशिएटिव लेना भी एक बड़ी बात होती है, मतलब सोचते बहुत हैं, और आई थिंक एक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया उसने, और मुझे लगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली हमें ज़रूरत है इस चीज़ को चेंज करने की, क्योंकि हर तीसरे बंदे से अगर आप पूछें तो कहेगा यार अपने तो कटा देते हैं, यू नो बातें बना देते हैं, पीछे कर देते हैं और हेल्प नहीं हो रही कहीं से। लेकिन इवेंचुअली जब वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी ने हेल्प भी करी होती है, तो होता है कि यार कोई ना कोई तो कर ही रहा था, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन है जो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात होती है कि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है ना, हम कहते हैं ये तो सिर्फ हमने अपनी ये तो मेहनत से मेरी की। हाँ ये तो मेरी एफर्ट। रियलिटी मैं बताऊँ ऐसा नहीं है, हम कोई बंदा इस काबिल नहीं है, अल्लाह ने जिसको देना है देना है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे वजह से किसी की जॉब या वो है तो मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, कराने वाला तो अल्लाह है। यही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना? यही तो अगर मैं कहा हमारे में एहसास इसी चीज़ का आ जाए ना कि जो भी कुछ है वी आर जस्ट अ मीडियम। नहीं एग्जैक्टली, अगर हम किसी को दे रहे हैं, किसी के लिए आसानी पैदा करें, तो वो भी अपने आप के लिए अल्लाह ने एक प्रोसेस एक प्लान किया हुआ था ना, जरिया वो मेरे थ्रू एक जरिया था कि उसका कांटेक्ट और उसका अजर आपको मिलना है। बिल्कुल, जो बंदा हलाल आपके थ्रू हलाल करेगा, अजर आपको मिलेगा। नहीं बिल्कुल, वो तो फिर मेरा और अल्लाह का मामला है ना, तो उसमें तो खैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगेन काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, उसकी मैं एक एग्जाम्पल भी शेयर कर सकता हूँ, विच इज़ अगेन जो मेरे लिए एक कहना चाहिए टर्निंग पॉइंट था। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग का यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, सबको चाहिए होता है, ठीक है ना। अटेम्प्ट्स चल रही होती हैं, पहली हो गई, दूसरी हो गई, दूसरी में जब कर रहे थे तो मेरा जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो आप पार्किंग में जाके बैठते हैं और एग्जामिनर आपको कॉल करता है और आपके साथ आके बैठ जाता है। तो मेरा एग्जामिनर जो था वो पाकिस्तानी था। अच्छा, तो मेरी जो फर्स्ट फीलिंग थी स्ट्रेट अवे, क्योंकि मैंने देखा एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो ये एक नेचुरल एक आपकी होती है ना मेंटालिटी, एक होती है। और ये इस वजह से नहीं कि कोई एक उनके अगेंस्ट है, क्योंकि हम भी भाई पाकिस्तानी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं जिससे आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। लेकिन कुछ जगहों पे ये ठीक भी है कि हम लोग ना कुछ ज़्यादा सख्ती करते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने गोरों के साथ काम किया और मैंने अपने बॉक्सों के साथ काम किया तो मैंने देखा कि हम लोग जो है ना ज़रूर से ज़्यादा वन स्टेप आगे जाके हम काम करें, जिसकी क्यों मतलब ज़रूरत ही नहीं है, खामखा मुश्किल कर रहे हैं। और वो चीज़ जब कोई गोरे करते हैं वो बॉदर ही नहीं करते को काफ़ी चीज़ों को। तो वो चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो लेवल है कि जी कुछ ज़्यादा अगले को मुश्किल में डालना, ये असल में हमारा सबका एक माइंड सेट है। अच्छा, इसके भी दो नज़रिए हैं। एक नज़रिए ये है कि एक बंदा अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहा होता है कि नहीं यार
मतलब मैंने मेहनत करी थी, मैं चाहता हूँ कि तुम, क्योंकि मेरे अपने हो, पाकिस्तानी हो, मैं चाहता हूँ तुम भी ज़रा रगड़ा खा के समझो इस चीज़ को और अच्छे निकलो, तो मैं तुम्हें भी ज़रा एक अच्छा एक्सपीरियंस दूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूँगा ताकि तुम पक्के हो जाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो वाला कि नहीं भाई क्या हो गया, इसको क्यों आगे लाना है, हाँ, मैं जब हूँ, वरना मेरा मेरा क्या फ़ायदा। मेरा क्या फ़ायदा। तो एक वो कॉन्सेप्ट भी है, तो वो दो डिफरेंट नज़रिए हैं, कहीं आपके साथ अच्छाई के नज़रिए से हो रहा होता है, कहीं आपके साथ वाकई बुरे नज़रिए से हो रहा होता है। तो दोनों एक्सपीरियंस, दोनों एग्जांपल्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट भी एक यहीं से निकला है कि नहीं यार, हेल्प नहीं होती अपनों से। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अब हम लोगों ने वो करना है कि वो जो एक माइंड सेट है ना, उसको इंशाल्लाह। चेंज करना है इंशाल्लाह। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछना था कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर वो बायोमेडिकल जी। के लिए इंटरेस्टेड हो तो, और उनके पास बायोमेडिकल का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है, किसी के पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर। बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं दोबारा से वही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरफ जाऊंगा कि ट्रेनिंग हासिल करना काफ़ी इजी है यूके में। प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रही हैं। मेरे टाइम जब हमने स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया कि उस टाइम तो कुछ पे भी नहीं कर रहे थे, मैं बस अपनी खुद से एक्सपेंसेस कवर कर रहा था कि एक्सपीरियंस मिल जाए। लेकिन उसके बाद से कुछ स्ट्रिक्ट लॉज आए थे यूके के अंदर, जिसकी बेसिस पे आप, मतलब वो एक फ्री लेबर कॉन्सेप्ट बन गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि नहीं, आप फ्री में किसी से काम नहीं करा सकते, आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट कवर करनी है। फिर जब मैं इस पोजीशन में आया, मैं मैनेजर बन गया, और फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं दूसरों की अब अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऑटोनॉमी है। तो मैंने फिर अपना हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा, जिसमें मैं जहाँ से भी कांटेक्ट मिला लड़कों को बुला लिया और ट्रेनिंग करा दी। उसमें भी यही था कि हम कंपनी के थ्रू उनके एक्सपेंसेस कवर करा देते थे, तो उनको लंच के पैसे और जो भी उनका ट्रैवल कॉस्ट थी वो हम एक्सपेंसेस में उनको रीइंबर्स कर देते थे। ओके। और वो एक दिन 2 दिन आते थे और हमारे साथ काम करते थे, उनको काम सिखाते थे हम सीधा। बाकी 3 दिन 4 दिन जो अपनी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ताकि उनके एक्सपेंसेस भी चलते रहें। और उस ट्रेनिंग के अंदर हम प्रॉपर एग्ज़ाम लेते थे एंड में, ताकि देख सकें कि यार बंदा सीख भी रहा है या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो जब एग्ज़ाम अच्छा दे देते थे तो वो हमारी इंडिकेशन थी कि यार ये बंदा रेडी है, इसको अब हम कह सकते हैं कि अब तुम रेडी हो, तुम जॉब्स के लिए अप्लाई करो। फिर अगर हमारी ही कंपनी में जॉब आती थी तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन लड़कों को रख लिया, क्योंकि हमारे पास ही पोजीशन थी और हमें पता था कि यार हमने ही तो ट्रेन किया, अच्छा ट्रेन हुआ है, तो ही डिज़र्विंग है, तो उसको जॉब देनी चाहिए। तो हमने काफ़ी लड़के इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह एंटर कराए। तो वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी एफर्ट करी और रिज़ल्ट भी देखे तो एक अच्छा लगता था लड़कों को, सबको ग्रो करते तो हुए। अब और नहीं करा रहे आप ट्रेनिंग दोबारा से? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब डिफरेंट हो गई है, मेरा लेवल जॉब का डिफरेंट हो गया है, और अब मैं सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं पूरा यूके और आयरलैंड देख रहा हूँ, तो स्पैन ज़्यादा है और मेरी कोई एक बेस नहीं है, तो मैं कहीं एक लड़का बुला के ट्रेन नहीं करा सकता, क्योंकि तो मतलब आप किसी को जानते जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम, ये करवा रहे हैं? बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स निकल आएंगे, डेफिनेटली ठीक है। डेफिनेटली। तो उसमें अगर कोई नया आने वाला है और उसको जॉब एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग चाहिए, तो डेफिनेटली उसको हम गाइड कर सकते हैं। तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं सारे? बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, बल्कि अगर कमेंट्स डेफिनेटली करें नहीं, या डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करें काफ़ी तो लोग कांटेक्ट करेंगे इस मामले में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अच्छा, तो जो जॉब मिलती है वो स्पॉन्सर होगी? अच्छा, उसमें भी 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हर कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देती, क्योंकि स्पॉन्सरशिप आपको पता है एक लाइसेंस है जो एक कंपनी को पे करना होता है यूके के अंदर, वो लाइसेंस हासिल करने के लिए, और उस लाइसेंस के साथ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हर कंपनी को फॉलो करनी है। तो अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनको लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाएगा। अब एज अ कंपनी, एज अ बिज़नेस, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इसमें फ़ायदा है कि नहीं, मैं क्यों इतने पैसे लगा के एक लाइसेंस लूँ कुछ लड़के ओवरसीज़ से बुलाने के लिए, और क्या वजह है कि जो हमें यूके से लड़के नहीं मिल रहे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूके में इटसेल्फ काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं, प्रेशर ज़्यादा है, यूके के अपने जो एग्जिस्टिंग कहना चाहिए लोग हैं वो इस फील्ड में इतना नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको फोर्स हो जाते हैं आप इंटरनेशनली लोगों को बुलाने के लिए। तो अब काफ़ी
ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही हैं ताकि उनके पास एक लाइसेंस हो जिसकी बेसिस पे वो इंटरनेशनली लोगों को बुला सकें। NHS ये काफ़ी चीज़ें अडेप्ट कर रहा है। पहले वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए था क्योंकि डॉक्टर्स तो बड़े मज़े से आप आ जाते थे, क्वालिफिकेशन मैच करती है आपकी पाकिस्तान से तो आप आ जाते हैं। अब यही चीज़ इंजीनियरिंग के अंदर प्रैक्टिस आ रही है, तो NHS के थ्रू काफ़ी लड़के हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर डायरेक्ट जॉब पे आ रहे हैं। करंटली जो भी अगर अप्लाई करते तो वो उसमें स्पॉन्सर के कितने परसेंटेजेस हैं? उसका एक तरीका ये है देखिए कि कॉन्सेप्ट तो ये ना कि बाय द एंड ऑफ द डे सबको स्पॉन्सर तो चाहिए, आपको बिल्कुल। डिग्री के बाद वापस तो जाना नहीं चाह रहा, तो स्पॉन्सर के लिए कितने परसेंटेजेस होंगे अभी के रेट के मुताबिक? बहुत लो है इफ आई एम परफेक्टली ऑनेस्ट, क्योंकि NHS कंपनीज बहुत हैं लेकिन NHS के वीज़ा अंडर देने नहीं वाले बहुत आता कम ये, हैं। तो NHS के अंडर नहीं आती नहीं, इंडस्ट्री? नहीं, क्योंकि डिफरेंट कंपनी है ना, जैसे मैं NHS के लिए काम नहीं अच्छा, करता, प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करता हूँ, ठीक है। आप डिफरेंट कंपनी के लिए काम करते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सारी जो UK के अंदर हैं मौजूद, और उनके लिए अगर आप काम करते हैं तो सबके अपने अपने कहना चाहिए प्रोसीजर्स हैं, सबके अपने अपने हैं, किसी का कोई एक फोर्स्ड राइट नहीं है कि वो हर किसी को स्पॉन्सर करे। तो अगर आपके पास PSW है जो कि आजकल आ गया है, तो 2 साल तो आप ओपनली कहीं पे भी काम कर सकते हैं। PSW के बाद जब आपको मज़ीद एक्सटेंड कराना होगा रहने के लिए, तो आपको एक स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए होगी, कोई ऐसी कंपनी जो आपको स्पॉन्सर भी कर दे वीज़े के साथ साथ। वही ना, बायोमेडिकल से रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो फिर वो स्पॉन्सर उसको बिल्कुल मिल सकता है इजीली या मुश्किल है? आई थिंक एम्प्लॉयर्स के लिए ये फ़ायदा है क्योंकि वो एक इंजीनियर सिक्योर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपको कम से कम 5 साल के लिए तो स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। तो 5 साल के लिए अगर आपको एक इंजीनियर मिल जाए तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि लोग चेंज करते हैं जॉब्स, भाग जाते हैं, डिफरेंट जॉब्स परसू करते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए एक कंपनी के साथ एक्सटेंड हो जाए तो आपका भी काम हो गया, कंपनी का भी काम हो गया, कंपनी ने 5 साल आपको एक रिटेन कर लिया, और हो सकता है आप उसी कंपनी में ग्रो करते जाएँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में यही था कि मैं जिस कंपनी के साथ था उसी ने मुझे स्पॉन्सर करा, मैं उसी के साथ प्रोग्रेस करता रहा, ग्रो करता रहा, मेरी ग्रोथ उसी कंपनी के साथ हुई, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी उस टाइम तक जॉब चेंज करने की। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। स्पॉन्सर परसेंटेज जो है बायोमेडिकल की वो कम है, तो फिर कोई बंदा बायोमेडिकल क्यों करे जब जॉब ही नहीं मिल रही? तो नहीं, देखें, ये 2 चीज़ें ना, एक तो आप उस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं क्योंकि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, ना कि आपको UK में या उस जॉब में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो एंड गोल तो एजुकेशन और एक फील्ड के अंदर स्पेशलिटी हासिल करना था। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी ग्रोथ निकल आएगी। और अगेन UK डेफिनेटली डिमांड है, UK के अंदर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक मैंने किसी ऐसे को देखा हो जो अभी जॉबलेस बैठा है बेचारा। सभी की हो जाती है जॉब, जैसे मैंने शुरू में कहा था, सब्र थोड़ा करना होता है, सबका रिस्क अल्लाह ने डिफरेंट टाइम पे लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से जब इंशाल्लाह चलेंगे तो काम तो बन जाएगा। मतलब बाय द एंड डे आप ये कह रहे हैं कि स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है डेफिनेटली, एज लॉन्ग एज आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत आप शो करें कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं बंदा जगह। देखिए, अगर आप नॉर्मल प्रॉपर रूट से आ रहे हैं, नॉर्मल रूट से जो कि एजुकेशन रूट है, कि अगर आप यहाँ आए, आपने मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद आपको 2 साल के दोबारा से PSW मिलने लगे, तो 2 साल तो आपके पास थे, तो 2 साल में जब आप वो एक्सपीरियंस बना लेंगे तो 2 years इज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू कन्विंस अ कंपनी के यार अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और आप 2 साल के अंदर आप एक कंपनी में अच्छे से लग के काम कर लेंगे तो आपकी एक CV स्ट्रॉन्ग होती है, और उसकी बेसिस पे आप मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी आपको नहीं, वैसे भी UK को जैसे आपने कहा ना, मैन पावर चाहिए और इंजीनियर्स की कमी है यहाँ पे, तो एक वो बंदा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, तो उसको हायर NHS तो अब कोशिश कर रहा है कि वो इंटरनेशनली हायर करे। तो कुछ मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ जूनियर्स हैं जो पाकिस्तान से बैठे हुए अप्लाई कर रहे हैं और उनकी जॉब्स हो रही हैं और माशाल्लाह वो इधर आ रहे हैं। तो NHS तो ये भी अब स्टार्ट कर रहा है कि वो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कर रहा है और आपको जॉब ऑफर भेज देता है, उसकी बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप माशाल्लाह ऑन जॉब आप आते हैं, सेम फील्ड में बायोमेडिकल के अंदर काम करें स्ट्रेट अवे। तो दैट्स रियली गुड माशाल्लाह। तो अगेन ये भी रूट्स अवेलेबल हैं और आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ग्रेट। तो मतलब जो भी बायोमेडिकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी जो जॉब ढूंढ रहा है, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। चलो एक पर्सनल क्वेश्चन, ऐसा एक्सपीरियंस UK में आके जो आपको आज तक याद है, जिसने आप कहते हैं टर्निंग पॉइंट होता है हमारा हर एक इंसान का, जो कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा? बहुत अच्छा सवाल है।
यार काफ़ी सारे हैं। चलो एक कोई टर्निंग पॉइंट जो आप बताना चाह रहे हैं सबको कि जिससे काफ़ी लोग ना डिसहार्ट हो जाते हैं। आई थिंक डिसहार्ट हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं कुछ केसेस में। मेरे लिए था कि जब मैं यूके आया था और मैं अकेला आया था, कोई मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली कोई भी दोस्त नहीं आया। सारों ने डिसाइड करा कि वो पाकिस्तान में जॉब करेंगे, तो मैं अकेला उस टाइम मास्टर्स के लिए आ रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल थी, लिवरपूल में सीधा लैंड किया। तो एक अंदर से फीलिंग थी कि यार कैसे होगा कि मतलब एक भी कोई उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है मेरे साथ, और मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब यूके जा रहा हूँ, मेरा कोई इतना एक्सपोजर नहीं था। तो एक अंदर से एक बड़ी फीलिंग थी, और बस एक कहना चाहिए एक होप थी, वो अल्लाह से थी कि इंशाल्लाह अल्लाह कुछ ना कुछ कर देगा। तो जब मेरा पहला दिन आया यूनिवर्सिटी का, तो फर्स्ट डे आपको नॉर्मली यहाँ पे ओरिएंटेशन कराते हैं, थोड़ा कैंपस वैम्पस दिखाते हैं, आपकी इंजीनियरिंग की बिल्डिंग दिखा देते हैं और सारा कुछ सिस्टम समझा देते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या क्या है। तो उस दिन आपका इंट्रोडक्शन भी हो रहा होता है। तो बस उस दिन थोड़ा और मुझे नर्वसनेस होना शुरू हो गई कि यार क्या होगा, मतलब कौन होगा मेरी क्लास में और कितने लोग होंगे मास्टर्स में, कैसे चलेगा, किसके साथ होगा। हमें तो कंबाइंड स्टडी की आदत थी, तो कंबाइंड स्टडी कैसे होगी, क्या होगा, किस तरह से समझ आएगा, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। बहुत नर्वस थी, एंग्जाइटी फुल टाइम। अच्छा, फिर उन्होंने ओरिएंटेशन स्टार्ट हुई और फिर बीच में ब्रेक आई। ब्रेक में सब अपना क्यू करके वो सबको रिफ़्रेशमेंट सैंडविचेस वगैरह देने लगे। तो मैं खड़ा था, मेरे साथ एक और बंदा खड़ा था। तो जब वो पलटा तो सामने सबको ना नेम टैग्स दिए थे। तो उसमें सबको बोला था कि आपने अपनी नेशनैलिटी और नाम लिख लेना, ताकि लोग एक दूसरे को देख के पहचान जाए। अच्छा, जो मेरे आगे था वो, उसका मैंने नेम टैग देखा, वो पाकिस्तान। तो मैंने कहा यार ज़बरदस्त। तो मैंने सलाम किया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो उसने बताया कि अच्छा कहाँ से, ये वो सारी चीज़ें हो गई। फिर पूछा अच्छा कौन से तुम डिपार्टमेंट में आए हो। उसने कहा यार मैं तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ। मैंने कहा है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मैं भी कर रहा हूँ। तो वो दो हो गए। तो हमने कहा यार ये तो ज़बरदस्त हो गया, चलो साथ में। फिर हम दोनों साथ साथ चलने लगे। फिर इत्तेफाक से दो लड़के और नज़र आए, वो दोनों पाकिस्तानी टैग वाले थे। तो हमने भी उनसे पूछा कि अच्छा कहाँ से हो, क्या। उन्होंने कहा यार हम भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। तो वो दोनों भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के निकले। तो हम चार हो गए। तो फिर ऐसा पूरा बैच बन गया। फिर वो मतलब वो चार और एक और लड़का फिर आगे जाके मज़ीद मिला, वो पीएचडी का था। तो हम पांच हो गए, और अगेन सारे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ये एक अनबिलीवेबल चीज़ थी मेरे लिए कि यार ये मतलब अल्लाह ही करा सकता है ऐसे, कि हम तो एक ही चाह रहे थे लेकिन अल्लाह ने चार चार भेज दिए। तो वो पांच लड़के हमारा एक अच्छा ग्रुप बन गया, और हम सब एक साथ, हम रहे भी एक साथ एक ही घर में, स्टडी भी एक साथ की, ग्रेजुएट भी एक साथ हुए माशाल्लाह। तो अब सबसे कांटेक्ट भी है और अच्छे से सब सेट हुए हुए। तो ये एक कॉन्सेप्ट, आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ के डोंट लूज़ होप, और अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह करा देगा। अच्छा, दोस्त क्या है आपकी नज़र में? दोस्त कौन होता है? दोस्त यार, दोस्त वो है जो बुरे वक्त का साथी हो। खुशी में तो सब आ जाते हैं, बुरे वक्त का मेरी नज़र में मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है अगर वो बुरे वक्त में मेरे साथ है। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं नॉर्मली खुद से भी पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, कि एक सूरत है दुहान की, उस आयत नंबर 5, उसमें अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें दूंगा और तुम राज़ी हो जाओगे, I'll give you, you'll be satisfied। तो एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है आप कितने में अल्लाह से राज़ी होंगे? यार अल्लाह से नेगोशिएट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने तो लिख लिया है जो है। अल्लाह ने कहा है बस मेहनत करो, एफर्ट पूरी होनी चाहिए और मिलेगा वही जो आपका लिखा है। लेकिन जो आपके माइंड में है, कभी कभी होता है ना कि आप सोच रहे होते हैं कि यार मुझे तो ये करना था लेकिन हुआ ये, और बेहतरी फिर जो हुआ उसी के साथ निकलती है। लेकिन वो फिर हाइंडसाइट में जब आप सोचते हैं कहते हैं कि यार अच्छा ही हुआ, मतलब मैं क्यों ये सब चाह रहा था, ये तो किसी काम का नहीं था, जो मुझे अब मिला है वो तो उससे भी बेटर है। समटाइम्स वो होता है ना क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो वो भी आपको चीज़ कंसिडर करनी होती है कि समटाइम्स क्वालिटी इज़ बेटर, भले मिकदार में कम हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो आप मतलब नहीं उसको इक्वेट नहीं कर सकते। ग्रेट। कोई लास्ट मैसेज जो आपको देना चाहे?
यार मैसेज सबके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मर जैसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपसे इंटरव्यू से पहले भी माशाल्लाह बात हुई थी, तो आप बता रहे हैं जो आपके पाइपलाइन में कॉन्सेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं अल्लाह उसमें आपको कामयाब करे। और कोई भी हेल्प मेरे लिए हो, आप इन्फॉर्मर प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बेस्ट ऑफ लक। ग्रेट, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको फ़ायदा होगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आपको आंसर भी करेंगे ऑन टाइम। और अगर आपने मुनीस भाई से कांटेक्ट करना है तो वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।